Hello, everyone, and very good evening. I hope you all are good and doing well. So, today in the class, what we are going to discuss, we will be reading radiation thing that I started already in the previous class. So, introduction part of this radiation thing has already been done. आज के क्लास में हम लोग रेडिएशन को एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हीट ट्रांसफर में हमने 3 मेथड्स पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. हमारे सिलेबस में कंडक्शन को वाइडली पढ़ना है और रेडिएशन को वाइडली पढ़ना है. कन्वेक्शन को ओनली जस्ट द बेसिक्स लाइक व्हाट इज कन्वेक्शन एंड हाउ इट अकर, what is required for it. Okay, so that's it. वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So if we go through the previous class, like अगर मैं रिवीजन के थ्रू लेकर चलूं, so रेडिएशन हमने स्टार्ट किया था और कंडक्शन कन्वेक्शन तक फिनिश किया था. सो लेट्स स्टिक टू रेडिएशन. रेडिएशन क्या था? ये भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स या रिसीवर, कुछ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर नहीं होता, एंड ऑल्सो विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडिया. कहने का मतलब कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन होने के लिए नो मीडिया इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे क्या है? कोई भी मीडिया की जरूरत नहीं होती है. जैसे कंडक्शन में कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, कन्वेक्शन में मीडिया की जरूरत पड़ती है, और रेडिएशन में कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. थ्रू रेडिएशन एनर्जी through radiation energy will travel throughout the space even if there is vacuum. ठीक है, सो ये रेडिएशन है. और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेडिएशन है, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का. कल के क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये 12 में हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा समझाया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है ये सेल्फ सस्टेनिंग है. दे डोंट रिक्वायर एनीवन फ्रॉम द आउटसाइड टू मेक देम रिमेन अलाइव थ्रू आउट द स्पेस. ठीक है, इसलिए ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को जनरेट कर रहा है. और सिंस दोनों एक दूसरे को जनरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की तरफ जनरेट होता जाएगा, यानी कि ट्रैवल करता जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज दिस. नाउ हमने ये भी कहा था कि सारे के सारे जो बॉडीज होते हैं, हम, तुम या कोई भी नेचर में कुछ भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सारे के सारे रेडिएशन एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी को क्या करते हैं? एमिट करते हैं. डन. और अगर कोई भी बॉडी हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से अगर एनर्जी को रेडिएट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन बोलते हैं. और मैंने तुम लोगों को कल क्लास में बताया था कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, यानी कि -10 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे भी, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कोई भी बॉडी रेडिएशन को इमिट करेगा. ठीक है, सो ओवरऑल जो रेडिएशन है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए उसको मीडिया की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए. रेडिएशन इमिट कैसे होता है? सो कोई भी हॉट बॉडी ले लो, बॉडी हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन विल इमिट रेडिएशन. डन. और बेस अगर डीप में जाओगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो हमें थ्योरी पढ़ना नहीं है. दैट वी विल स्टडी इन क्लास 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा. डन है. चलो, 0 केल्विन पे नहीं करेगा, क्योंकि 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसपे बॉडी का एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाता है. डन. और इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता. ओवर. चलो, so the amount of heat that a body can absorb by radiation depends on the color of body. अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब देखो, ये कलर पे डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी कितना रेडिएशन इमिट
सॉरी अब्सॉर्ब करेगा। जैसे मैंने कल के क्लास में तुम लोगों को बताया था एक चीज कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, ऐसा कुछ भी ए बॉडी ले लो, इस पे क्या फॉल कर रहा है? लाइट। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि रेडिएशन है, ठीक है। और ये रेडिएंट एनर्जी जब फॉल कर रहा है तो सपोज कर लो एच अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल कर रहा है कोई भी टी टाइम में, डन। व्हाट इज द फेट ऑफ दिस एनर्जी, दिस लाइट? तो ये लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो सकता है, ये लाइट अब्सॉर्ब हो सकता है, यानी कि एच का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो सकता है, एच का कुछ पोर्शन अब्सॉर्ब हो सकता है, ये बॉडी उसको अब्सॉर्ब भी कर सकता है, और एच का कुछ पोर्शन जो होगा लाइट का वो ये बॉडी ट्रांसमिट कर सकता है ना। ये चीजें मैंने बताई थी कल के क्लास में। और फिर मैंने डिफाइन किया था कि रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है। सो रिफ्लेक्टिविटी तुम्हारा स्मॉल आर से मैंने डिनोट किया था, और रिफ्लेक्टिविटी बोला था अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड बट बाय अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द बॉडी। लाइट मीन्स रेडिएशन। एंड व्हाट इज अब्सॉर्प्टिविटी? तो वो मैंने डिफाइन किया था अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग अब्सॉर्ब बाय अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग। एंड व्हाट इज ट्रांसमिटिविटी? अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग ट्रांसमिटेड बाय अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग। और आर प्लस ए प्लस टी करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों ये 1 इसलिए आएगा क्योंकि एच आर प्लस एच अल्फा या एच ए प्लस एच टी किसके बराबर है? एच के बराबर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड, यानी कि लाइट रेडिएशन कोई भी बॉडी पे फॉल कर रहा है तो वो रेडिएशन आइदर रिफ्लेक्ट होगा, अब्सॉर्ब होगा या ट्रांसमिट होगा। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन अब्सॉर्प्शन, कि रेडिएशन का कितना पार्ट, कितना ज्यादा रेडिएशन को कोई बॉडी अब्सॉर्ब कर सकता है। सो दैट विल डिपेंड ऑन द कलर ऑफ बॉडी, ये बॉडी के कलर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट दैट अ बॉडी कैन अब्सॉर्ब बाय रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द बॉडी। हम लोग ये कहते हैं कि ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक बॉडीज अब्सॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइटर कलर्स। यहाँ पे दो चीजें कही गई है कि जो ब्लैक कलर की बॉडीज होती हैं, अगेन ब्लैक बॉडीज का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि उस बॉडी का कलर ब्लैक हो। टेक्निकल टर्म में ब्लैक बॉडीज हैव सम डिफरेंट मीनिंग दैट आई विल डिस्कस, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है जिसका कलर एक्चुअली ब्लैक है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। इसलिए तुम लोग देखते हो गर्मी के दिनों में हमें ये एडवाइस किया जाता है कि डोंट वेयर एनीथिंग दैट इज ब्लैक, बिकॉज if you are wearing black you will absorb more amount of sunlight and you will feel more warmer that you don't want to feel in the summer day, right? And in winter we are advised to wear black dresses because in winter we want more energy to absorb so that we can feel warm, right? इसलिए हम लोग गर्मी के दिन में हल्के कलर का कपड़ा पहनते हैं और ठंडी के दिनों में ब्राइट कलर्स लाइक ब्लैक वी प्रेफर। Done. So this is the reason. Now यहाँ पे दो चीजें, अब्सॉर्ब भी ज्यादा अच्छा से करेगा ब्लैक बॉडी, और सिंस उसने अब्सॉर्ब ज्यादा अच्छे से किया है वो इमिट भी ज्यादा करेगा। अब इस पोर्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन में। अभी के लिए सिर्फ अब्सॉर्प्शन पे फोकस करते हैं। बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइट कलर्स। अब देखो ब्लैक बॉडी का, ये ब्लैक कलर का एक बॉडी है, सो ये एक ब्लैक बॉडी है। नाउ ब्लैक बॉडी का टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा? सो हम लोगों को ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी दिख रहा है जिसपे लाइट फॉल कर रहा है, तो इस लाइट का मैक्सिमम अमाउंट अब्सॉर्ब हो जा रहा है, यानी कि एच और एच अल्फा नियरली सेम है। यानी कि कह सकते हो कि ब्लैक बॉडी जो है वो सारा का सारा लाइट क्या करता है, अपने अंदर रख लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, ना वो कुछ रिफ्लेक्ट करता है ना ही ट्रांसमिट करता है, वो सारे लाइट को खा जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज ब्लैक बॉडी। अब देखो ब्लैक बॉडी को ब्लैक होना जरूरी नहीं है। सपोज कर लो मैंने एक सेटअप बनाया यहाँ पे और कुछ ऐसा सेटअप बनाया, ठीक है, ऐसा, और एक छोटा सा होल जैसा दिख रहा है एरिया, इसमें मैंने क्या किया, लाइट को आने दिया। अब देखो ये लाइट आ तो गया है अंदर, लेकिन क्या ये लाइट बाहर जा पाएगा? क्योंकि आने का रास्ता बहुत छोटा था। अब ये लाइट यहाँ इस सरफेस से ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, फिर यहाँ से ऐसे, इस लाइट के पास बहुत कम चांस है कि वो वापस से इस रास्ते तक पहुंचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये बॉडी जो है, इस पे जो लाइट फॉल किया अंदर की तरफ गया, वो अंदर ही रह जा रहा है।
then we can say that this body is absorbing the light, or it is absorbing whatever light is falling on it. So it can also act as a black body. So वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ब्लैक बॉडी हमेशा ही कलर में ब्लैक नहीं होगा. ब्लैक बॉडी एक कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब ये है कि जो भी लाइट उस पर फॉल कर रहा है उसको वो खा रहा है, उसको वो अब्सॉर्ब कर ले रहा है. इट इज नॉट लेटिंग इट गो, एंड दैट इज योर ब्लैक बॉडी. ठीक है. बट यस, अगर बॉडी का कलर ब्लैक है तो इट इज ब्लैक बॉडी बिकॉज इट विल अब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ लाइट. ठीक है. चलो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना. I'm having watch over this section. Okay, so now there are technical things we will read. A spectral emissive power. I will make it more simple for you. जैसे देखो, जैसे तुम लोगों ने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, एक होता है एक सॉलिड एंगल पढ़े होगे तुम लोग, है ना. जैसे अगर मेरे पास एक आर्क है, आर्क समझ रहे हो, सर्कल का एक पार्ट है, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है. सपोज थीटा बना रहा है, दिस इज रेडियस एंड दिस इज डीएल. तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना डीएल इक्वल टू आर थीटा. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. बट चलो, मुझे ना ये टेक्निकल चीजों में नहीं जाना, लेकिन हाँ, एक आर्क सर्टेन पॉइंट पे एक एंगल बनाता है. उसी तरह से अगर हमारे पास कोई एरिया है, सपोज कर लो ये एक डिस्क है, सो ये डिस्क भी एरिया है, ये तो लेंथ था. सो लेंथ सर्टेन पॉइंट पे एंगल बनाता है, दैट वी हैव स्टडीड. एरिया भी सर्टेन पॉइंट पे एंगल बनाता है, जो कि तुम लोग पढ़े होगे सॉलिड एंगल. नहीं भी पढ़े हो तो इट डजंट मैटर हियर मच, बट मैं तुम लोगों को रिकॉल करवा रही हूँ. जैसे देखो, कोई भी पॉइंट पी ले लो यहाँ पे. सो यहाँ पे ये सर्टेन एंगल बनाएगा, क्योंकि ये 2D बॉडी है ना, ये लेंथ नहीं है, ये एरिया है तुम्हारा. तो यहाँ पे एक सर्टेन, जैसे ये हाथ ले लो और इस हाथ का अगर इस ये पॉइंट से इसको ऐसे 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 ज्वाइन करो, तो कुछ ऐसे जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना. तो यहाँ टॉप पे जो वो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल. सो ये रहा तुम्हारा सम एंगल. ले लो इसको, कुछ भी ले लो, डेल्टा थीटा ले लो. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. नाउ सपोज कर लो ये जो बॉडी है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे एक्सप्लेन करना है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. इसका क्या मतलब है. सपोज कर लो तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है, T है, एंड देयर इज अ पर्सन P हियर, डन. और ये पर्सन P, जैसे ये पर्सन P जो वहां पे खड़ा है, वो ये बताएगा, उसको ये रीडिंग करना है कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन ये बॉडी जो कि T टेम्परेचर पे है वो रेडिएट कर रहा है. ठीक है. सो ये रीडिंग करने के लिए वहां पे खड़ा है. अब मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर T है जो कि ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तब वो रेडिएशन एमिट करेगा. डन. सो यहाँ पे भी ये बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा होगा. और ये रेडिएशन क्या है, लाइट है. और लाइट के पास क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं. तो यहाँ पे जो बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ बहुत डिफरेंट हो सकता है. सो कुछ फ्यू एग्जांपल्स में लेती हूँ. सपोज λ1, λ2, λ3 ऐसा कुछ है. डन. सो यहाँ पे जो पर्सन P है, ये तुम्हारा पर्सन P के पास ये बॉडी कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम पता कर पाएंगे कि कितना एनर्जी वो रिसीव कर रहा है. ठीक है. तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखो, दिस इज सॉलिड एंगल डेल्टा थीटा एंड हियर इज द पर्सन P. अब सपोज कर लो वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के बीच में जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो इमिट कर रहा है वो सपोज कर लो H है. मेरा मतलब समझ रहे हो, मैंने कहा कि एक बॉडी है टेम्परेचर T पे, वो डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेगा. डिफरेंट वेवलेंथ मतलब कि अगर वेवलेंथ का वैल्यू तो 900, लैम्डा का वैल्यू 900 नैनोमीटर है, तो 901 नैनोमीटर, 902 नैनोमीटर, इन सारे वेवलेंथ का लाइट वो क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है. ठीक है. सो कहने का मतलब कि अगर लैम्डा और लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के बीच में भी जो भी वेवलेंथ है, उस रेंज में भी वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा. ठीक है. तो सपोज कर लो एच अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिट किया. सो अ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इफ आई से अ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको मैं बोल रही हूँ. ठीक है.
शॉर्ट में लिख रही हूं, को क्या लिखोगे, एनर्जी radiated per unit time, per unit area, where area is, A is what, area of the surface, energy emitted per unit time, per unit area, per unit angle, ठीक है, per unit wavelength. So this is your spectral emissive power. यानी कि ये बता रहा है h/t क्या होगा, पावर है h/t, h क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी, टाइम, एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, पावर. तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, पावर बाय एरिया डेल्टा थीटा डेल्टा लैम्डा. यानी कि यूनिट सॉलिड एंगल में सर्टेन वेवलेंथ रेंज डेल्टा लैम्डा के लिए कितना पावर जनरेट हो रहा है. ठीक है, सो सिंपल है. जस्ट डेफिनेशन को ध्यान से देखो कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है, और डेफिनेशन भी ध्यान से नहीं देखना, तो जस्ट कॉन्सेप्ट को देखो कि कोई भी बॉडी टी टेम्परेचर पे है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स का लाइट एमिट करेगा. डेल्टा लैम्डा इंटरवल में वो कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, दैट इफ दैट इज h, देन h/t by a by delta theta by delta lambda is spectral emissive power. So spectral emissive power simply talks about कि यूनिट रेडियन एंगल के लिए डेल्टा लैम्डा इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जनरेट हो रहा है, क्योंकि h/t तो पावर है और पावर बाय एरिया इंटेंसिटी होता है ना. इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज योर इंटेंसिटी. ठीक है, सो यहाँ h/ta क्या है, इंटेंसिटी. सो यूनिट रेडियन एंगल और यूनिट वेवलेंथ के लिए जो इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है वही है तुम्हारा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. डन. ये डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज योर विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने वो समझाया. सो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या करना है कि तुम्हें ग्राफ बनाना है. ग्राफ किसके बीच बनाना है, कोई भी बॉडी अगर मेरे पास है टी टेम्परेचर पे है तो इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, जिसको ई लैम्डा से डिनोट करते हैं. ठीक है, प्रीवियस केस में इसको किससे डिनोट कर लो, ई लैम्डा से. डन. सो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाना होता है हमें. डन. सो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी बॉडी जो टी टेम्परेचर पे है वो कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है और इस एनर्जी का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हैं. डन. और ये ग्राफ का तुम्हारा वैल्यू, सॉरी शेप कैसा आता है, ये ऐसा आता है, ये बस याद रखना है. ठीक है, ऐसा आएगा. अब इस ग्राफ को तुम रीड करो, तो अगर मैं ग्राफ को यहाँ पे देखूं तो मुझे दिख रहा है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इस वेवलेंथ के लिए इतना है. ठीक है, इस वेवलेंथ के लिए इतना है और ये कंटिन्यूड है इधर उधर तक. यानी कि अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो ये दिख रहा है कि वो पावर जनरेट कर रहा है बहुत सारे वेवलेंथ्स पे, ऑलमोस्ट सारे वेवलेंथ्स पे स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है, सो इसलिए मैंने बोला ना ये बहुत सारे वेवलेंथ्स का रेडिएशन एमिट करेगा. एंड सेम थिंग यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वेवलेंथ के लिए भी कुछ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है ना, यहाँ पे है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल द एंड व्हेन योर वेवलेंथ इज टेंडिंग टू बी इंफिनिटी, सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ये जनरेट कर रहा है. यानी कि ये बॉडी जो टी टेम्परेचर पे है, जो लाइट वो जनरेट कर रहा है, उस लाइट के पास बहुत सारे वेवलेंथ्स है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस. और लाइट के वेवलेंथ्स के रेंज को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं. और अगर उसमें सारे वेवलेंथ्स हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे. इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये बॉडी जो है, जो लाइट जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना रहा है. फिलहाल इसको देखते हैं. अब यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना. इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट दिस वेवलेंथ, इसको लैम्डा नॉट मान लो, इस पे क्या है, सबसे ज्यादा है. ठीक है, अब देखो किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अगर उसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी का कलर उस चीज से डिटरमिन होगा. कैसे, जैसे देखो ये
वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? रेड, रेड कलर क्या, जैसे लाइट, जब तुम इंद्रधनुष देखते हो, रेनबो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब है? उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स का लाइट है। रेड लाइट है, येलो लाइट है, ब्लू लाइट है। डन। सो वेवलेंथ मीन्स कलर। और अगर लैम्डा नॉट वेवलेंथ का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रेडिएट हुआ है, इसका मतलब कि उस वो बॉडी उस कलर का ज्यादा दिखेगा। ठीक है, सो इट हैज टू डू विद द कलर ऑफ बॉडी। डन। जैसे तुम लोग देखते होगे कहीं पे भी, अगर तुम लोहा को गर्म कर रहे हो, तो जब लोहा को तुम इनिशियली थोड़ा गर्म किए होते हो तो वो येलो दिखता है, और जब बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो वो ब्लूइश हो जाता है। इसका क्या मतलब है? कि जब वो गर्म कम गर्म होगा, तब वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है वो येलो लाइट का कर रहा है, और जब वो ज्यादा गर्म हो गया तब जो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है वो ब्लू लाइट का कर रहा है। सो इट हैज टू डू विद समथिंग विद द कलर। नाउ एंड दिस इज कॉल्ड लैम्डा एम कहते हैं इसको, एक्चुअली नॉट नहीं कॉल, लैम्डा एम कहते हैं। और कोई भी बॉडी अगर टी टेम्परेचर पे है तो उसका लैम्डा एम हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इन्होंने क्या कहा था कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। दिस इज योर इक्वेशन, यही इक्वेशन है। टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, लैम्डा एम इज दैट वेवलेंथ एट विच body is emitting the maximum intensity of light. Okay, and B is a constant, और इस constant का वैल्यू कितना होता है? 2.93 into 10 to the power -3 मीटर केल्विन। ठीक है, मीटर इसके लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए। ठीक है, दिस इज दिस ओवर। सो अगर कोई भी बॉडी का टी दिया हुआ है टेम्परेचर, तुमसे पूछेगा लैम्डा एम का वैल्यू बताओ, तो तुम बता सकते हो बाय यूजिंग दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव अहेड। कंक्लूजन क्या निकला? थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर हैज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फ्रॉम द स्मॉल टू द लॉन्ग वेवलेंथ। है ना, कोई भी टेम्परेचर पे अगर बॉडी टी टेम्परेचर पे है और वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन इमिट हुआ है वो क्या होगा, वो क्या फॉर्म करेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें सारे वेवलेंथ के लाइट होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में एमिट होगा, एंड दैट इज लैम्डा एम। और लैम्डा एम इंटू टी क्या होता है? बी होता है। बी इज अ कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट। ठीक है, चलो नाउ अब हम लोग एक चीज करने जा रहे हैं यहाँ पे। वो क्या है? रेज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। सपोज कर लो अभी अभी जो हमने किया उसमें बॉडी का टेम्परेचर टी रखा था हमने, अब कह रहा है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिस्क्राइब द चेंज इन कलर ऑफ द सोर्स। तो सोर्स का कलर कैसे चेंज करेगा, पहला चीज। दूसरा, डिस्क्राइब द चेंज इन शेप ऑफ द ग्राफ। जो भी ग्राफ हमने बनाया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का, उसमें क्या चेंज होगा। और तीसरा, हाउ डज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी चेंजेस, यानी कि लैम्डा एम कैसे चेंज होगा। जस्ट थिंक ओवर इट फॉर 1 मिनट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही तीन चीज को अगर तुम आंसर कर पा रहे हो तो यू विल बी एबल टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, सो डू इट फास्ट। टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कलर क्या होगा? जैसे मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तब भी मैंने बोला येलो कलर मींस लो टेम्परेचर, ब्लू कलर मींस हाई टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, उसका कलर लाइट होता जाएगा, है ना। उसका कलर क्या होना है? लाइट होना है। यानी कि रेड से, रेड लाइट क्या होता है? रेड क्या है तुम्हारा? स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है, काफी ब्राइट है, डार्क है। और ब्लू क्या होता है? ब्लू का टिंज कलर सटल है, लाइक नॉट दैट मच गॉडी और वट एवर यू कॉल इट, लाइक उतना डीप नहीं है ना। और ब्लू से तुम वायलेट चले जाओ, वो और भी हल्का कलर हो गया, है ना। सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कलर क्या होने लगता है? हल्का। और कलर हल्का होने का मतलब क्या है? कि वो बॉडी अगर तुम्हें उसकी कलर हल्की दिख रही है, मतलब वो मैक्सिमम रेडिएशन उस वेवलेंथ का जनरेट कर रहा है जिसका कलर क्या है? हल्का है। और
वेवलेंथ लाइट कलर्स का क्या होता है, स्मॉल होता है। जैसे अगर तुम यहाँ पे स्पेक्ट्रम ले लो विजिबल लाइट का, ये सब याद रखना चाहिए। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम अगर तुम ले लो तो इसका होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर रेड कलर का वेवलेंथ इसके अराउंड होगा 700। और जैसे जैसे इधर आओगे कलर क्या होगा, डल होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वायलेट कलर तुम्हें कहीं इधर दिखेगा। डन। सो कलर अगर हल्का हो रहा है तो लैम्डा एम तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? व्हाट विल हैपन टू लैम्डा एम, डिक्रीज और इंक्रीज? लैम्डा एम विल डिक्रीज, क्योंकि कलर लाइट मींस वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सो चलो इसके कंक्लूजन को देखते हैं। सो डिस्क्राइब द चेंज इन कलर ऑफ सोर्स। कलर क्या होगा, द सोर्स गेट्स ब्लूअर, मींस इसका कलर हल्का हो रहा है। डन। एंड डिस्क्राइब द चेंज इन शेप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ हमने कैसे बनाया था, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का, तो अगर याद हो तो कुछ ऐसा बनाया था, है ना। और अगर मेरा वेवलेंथ लैम्डा एम अगर छोटा हो रहा है तो लैम्डा एम घट रहा है ना, तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। सो द ग्राफ इज टॉलर एट ऑल वेवलेंथ एंड पीक्स फर्दर टू द लेफ्ट। पीक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और ग्राफ इज टॉलर एट ऑल वेवलेंथ, इसका क्या मतलब है, मतलब पहले अगर ग्राफ टी पे इतना था तो तुम्हारा टी ग्रेटर देन टी नॉट टेम्परेचर पे, जो कि ग्रेटर देन टी है, तो ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, ग्राफ को कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लैम्डा एम है वो घट गया, घटा। ठीक है, और ये ग्राफ टॉलर भी हो गया। टॉलर होने का मतलब ये है कि पहले तुम इसी पॉइंट को ले लो। ठीक है, डन। सो इस वेवलेंथ का, या फिर एक काम करो, यहाँ पे ये वाला वेवलेंथ लो, ये वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा 1 है ये वेवलेंथ सपोज। सो इस वेवलेंथ पे टी टेम्परेचर पे कितना पावर जनरेट हो रहा था, इतना। और लैम्डा 1 वेवलेंथ पे नाउ कितना पावर जनरेट हो रहा है, इतना, यानी कि ये भी बढ़ जाएगा। डन। कहने का मतलब कि हर वेवलेंथ पे अब ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा क्योंकि उसकी टेम्परेचर बढ़ गई है। लेकिन उसका लैम्डा एम एक ऐसा वेवलेंथ अभी भी होगा जिसपे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जनरेट करेगा, और लैम्डा एम प्रीवियस केस से क्या हो जाएगा, छोटा। इसलिए ग्राफ लेफ्ट होगा और थोड़ा टॉलर भी हो जाएगा। ठीक है, वाई टॉलर एट ऑल वेवलेंथ, क्योंकि एट ऑल वेवलेंथ नाउ इट विल जनरेट मोर अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, चलो, हाउ डज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी चेंज, इट विल decrease, so the peak shifts to shorter wavelength. I hope it is clear. Abhay, if you have any doubt you can let me know. ठीक है, चलो, so this was our thing. Increase in temperature, if you are going to increase the temperature, lambda m will decrease. And this is happening why, because lambda m t is equal to b. ऐसे भी equation से भी देख सकते हो, lambda m क्या दिख रहा है, inversely proportional to temperature. So if you are going to increase the temperature, lambda m will decrease. ठीक है, and b का value is this much. Okay, and here if you look at the graph, अगर ग्राफ देखकर तुम्हें बताना है कि T1, T2, T3 का क्या रेंज है, can you tell me? Take 30 seconds, let me know what is the range of T. कौन बड़ा है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का कौन सा ग्राफ है, I mean T1 बड़ा है सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा T2 बड़ा है, या सबसे ज्यादा T3 बड़ा है? Which is having the highest temperature according to the graph? यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो T3 के लिए क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, सो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। वेरी गुड, दिस इज द रेंज, राइट। सो और एक चीज और याद रखना, जी में क्वेश्चन पूछा है, ये जो ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करता। ठीक है, एक बार जी में क्वेश्चन पूछा था जिसमें 4 ग्राफ दिए थे, कुछ ग्राफ्स में ये इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वो उस ग्राफ को तुम्हें रॉन्ग मानना है।
ठीक है, ये 3 बॉडी के लिए बनाओ, 4 बॉडीज के लिए बनाओ, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. दैट इज द थिंग, सो रिमेंबर दैट. नाउ कलर ऑफ अ पीस ऑफ आयरन हीटेड इन हॉट फ्लेम फर्स्ट बिकम डल रेड एंड देन रेडिश येलो एंड फाइनली व्हाइट हॉट. क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम क्या होगा, घटेगा. And which star is hotter, red star or blue star? Blue star means it is emitting more light of blue color. Red star means it is emitting more light of red color. So कौन ज्यादा hot होगा? Blue star, है ना? क्योंकि इसका लैम्डा m क्या है, छोटा है, तो t क्या होगा, हाई होगा. Now you have understood it, है ना. Now we will read total emissive power. अब total emissive power क्या है, अभी अभी हमने ग्राफ बनाया E लैम्डा वर्सेस लैम्डा का. ग्राफ कैसा दिख रहा है, ऐसा. अब देखो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ये है ई लैम्डा. अगर ई लैम्डा को अभी समझो तो ये है एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर पर यूनिट वेवलेंथ कह सकते हो इन यूनिट रेडियन एंगल, राइट. सो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो कितना पावर और कितना इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है, that is what information we are getting from this graph. लेकिन अगर मुझे सपोज निकालना है कि ये बॉडी, जो भी बॉडी का ये ग्राफ है, वो बॉडी टोटल कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिट किया, क्योंकि E/A/T इसको इंटेंसिटी बुलाते हैं. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी, इसलिए मैं इंटेंसिटी बोल रही हूँ. सो टोटल इंटेंसिटी कितना जनरेट किया, यानी कि इस ग्राफ के अंदर का पूरा एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा हमें, टोटल इंटेंसिटी, है ना, गेटिंग जनरेटेड. कैसे एरिया अंडर ग्राफ, कैसे, जैसे देख लो, दिस इज व्हाट ई लैम्डा इज व्हाट, ई लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी गेटिंग रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्मॉल वेवलेंथ पर यूनिट रेडियन एंगल. ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देख लो ई लैम्डा डी लैम्डा अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, E/A/T डेल्टा थीटा. और ये तुम्हारा क्या है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट गेटिंग जनरेटेड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल, राइट. सो दिस इज टोटल एनर्जी और टोटल इंटेंसिटी गेटिंग एमिटेड, यही है ना. नॉट एट एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ, इट इज फॉर ऑल वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ को मैं इधर लेकर आ गई. सो दिस टर्म इज व्हाट, टोटल इंटेंसिटी गेटिंग एमिटेड. और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं ई लैम्डा डी लैम्डा से. और ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होगा, जैसे देख लो यहाँ पे इस छोटे स्ट्रिप का अगर तुम एरिया निकालो तो क्या होगा, ये छोटा लेंथ को डी लैम्डा कह सकते हो और इस पूरे हाइट को ई लैम्डा कह सकते हो. सो एरिया, इस छोटे स्ट्रिप का एरिया, टोटल एरिया निकालना है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट. सो बेसिकली टोटल एमिसिव पावर क्या है, टोटल एमिसिव पावर मतलब तुम लोगों को ये डेफिनेशन फॉर्मूला नहीं पढ़ना, लेकिन इसका मतलब समझना है. सो टोटल एमिसिव पावर का मतलब कोई भी बॉडी एट टी टेम्परेचर हर वेवलेंथ के रेंज में जो टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जनरेट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल एमिसिव पावर. उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है उसका एरिया ही टोटल एमिसिव पावर होगा. यानी कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो कर्व मिला है उस कर्व का एरिया हमें क्या बताएगा, टोटल एमिसिव पावर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना. अब देखो अब्सॉर्प्टिव पावर, अब हमारा टॉपिक बहुत इजी हो गया. ठीक है, अब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना. सो अब्सॉर्प्टिव पावर क्या होगा, अगेन इस बॉडी पे लाइट ऐसे आया, ठीक है, और इस पे जो लाइट फॉल किया, टोटल एनर्जी फॉलिंग इज एच सपोज. ठीक है, सो एच अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी टी टाइम में फॉल किया, डन. और सपोज कर लो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो गया, इसके अंदर अब्सॉर्ब हो गया. सो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ है इसको एच अल्फा मान लो. तो अब्सॉर्प्टिव पावर यहाँ पे लिख लो, अब्सॉर्प्टिव पावर को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एच अल्फा बाई एच एंड दिस इज योर ए. अब्सॉर्प्टिव पावर को ए से डिनोट करते हैं, दिस इज अ रेशियो एक्चुअली. ठीक है, ये एमिसिव पावर की तरह नहीं है, कोई एनर्जी का टर्म नहीं, दिस इज अ रेशियो. सो दिस इज अब्सॉर्प्टिव पावर. अगर अब्सॉर्प्टिव पावर तुम ब्लैक बॉडी के लिए निकालोगे, यहाँ पे लिख लो फॉर ब्लैक बॉडी,
अगर ब्लैक बॉडी के लिए करोगे तो ब्लैक बॉडी में हमने क्या पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी सारे के सारे एनर्जी को क्या कर जाता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। सो इस केस में H किसके बराबर हो जाएगा, HA, ठीक है। देन A विल बी इक्वल टू व्हाट, HA/H होता है और ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, सो 1 हो जाएगा। यानी कि अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज व्हाट, इट इज 1। डन। सो दिस इज 1 नाउ। फॉर ब्लैक बॉडी हमने कर लिया ऑलरेडी। नाउ एमिसिविटी इज अ थिंग। अब एमिसिविटी क्या होता है, सो एमिसिविटी इज अ थिंग, हाउ वी विल डिफाइन इट, सो दिस इज डिफाइंड एज एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, एमिसिव पावर पे जाते हैं, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पढ़ा। सो दिस इज एमिसिव पावर मीन्स टोटल एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं। सो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी एट टेम्परेचर T डिवाइडेड बाई क्या करोगे, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। ये है तुम्हारा एमिसिविटी। और इसको कैसे लिखेंगे, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी एट टेम्परेचर T डिवाइडेड बाई एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एमिसिविटी। डन। सो एमिसिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी के, कोई भी बॉडी जो T टेम्परेचर पे है उसकी एमिसिव पावर को, टोटल एमिसिव पावर कहने का मतलब टोटल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं जो कि उसी टेम्परेचर पे हो। डन। सो दिस इज एमिसिविटी। नाउ देयर इज अ किरचॉफ्स लॉ, एंड किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, एनी आइडिया? एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंक इन करने के लिए टाइम लो, ठीक है, जस्ट 30 सेकेंड। ओके, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, किरचॉफ्स लॉ है। उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि इमिसिव पावर बाय अब्सॉर्प्टिव पावर, इन दोनों पावर का अगर रेशियो ले लो कोई भी बॉडी के लिए, सपोज कर लो मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है, T है, और उसका एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय उसका अब्सॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, ये कहा गया किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, तो अगर मैं सेम चीज अब ब्लैक बॉडी के लिए अगर करूं, सपोज कर लो मैंने एक ब्लैक बॉडी ले लिया, कितने टेम्परेचर पे, T पे, और इस ब्लैक बॉडी पे मैं क्या लगा रही हूँ, किरचॉफ्स लॉ लगा रही हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मैं लिखूंगी एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, लिखूंगी ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एंड अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, क्या होता है, ब्लैक बॉडी का अब्सॉर्प्टिव पावर क्या होगा, 1 होता है। अभी अभी हमने देखा अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो सारे के सारे रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज 1। यहाँ पे इसको लिखोगे इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बाई A इज इक्वल टू K, एंड A इज 1 हियर फॉर ब्लैक बॉडी। डन। सो सॉरी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। सो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बाई 1 इक्वल टू K, यानी कि K कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, K कांस्टेंट हो गया एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज योर किरचॉफ्स लॉ। अभी आगे हम इसमें और भी एक एडिशन करेंगे, सो लेट मी डू दैट। ओके, वी डोंट हैव एक्स्ट्रा पेजेस, I couldn't add, sorry. So मैं एक काम करती हूँ, what should I do? यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, कुछ नहीं करना, कांस्टेंट का वैल्यू तो हमें मिल गया ना, दैट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। सो इस फॉर्मूला को मैं फिर से लिख रही हूँ, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय अब्सॉर्प्टिव पावर, ठीक है, अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी
इज इक्वल टू व्हाट, K is equal to what, emissive power of black body, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, emissive power of any body divided by emissive power of black body किसके बराबर है, emissivity के बराबर होता है। यानी कि absorptive power of any body is equal to emissive power of, equal to emissivity of that body, है ना, क्योंकि this divided by this किसके बराबर होगा, एनी बॉडी कहने का मतलब मैं कोई भी एक ऐसे बॉडी को कंसीडर कर रही हूँ जो ब्लैक बॉडी नहीं है, डन। सो एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, एमिसिविटी, एंड हियर एमिसिविटी ऑफ बॉडी विल बिकम इक्वल टू अब्सॉर्प्टिविटी ऑफ बॉडी, यानी कि ए क्या किसके बराबर होता है, एमिसिविटी के बराबर होता है। कहने का मतलब अब्सॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी। और इस स्टेटमेंट को हम कैसे रीड करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं कि जिस बॉडी का जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा अब्सॉर्ब करने का, उसका उतना ही ज्यादा पावर होगा एमिट करने का। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी अगर तुम देखो ध्यान से, तो एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्सॉर्प्टिव पावर, यानी कि कोई बॉडी जितना ज्यादा एमिट करने का पावर रखेगा उतना ही ज्यादा अब्सॉर्ब करने का भी पावर रखेगा। कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी पे अगर लाइट फॉल कर रहा है और वो बहुत ज्यादा उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, तो सर्टेन टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा एमिट भी करेगा एनर्जी, डन। सो दिस इज योर किरचॉफ्स लॉ। आई होप यू विल लाइक थिंग्स आर गेटिंग नॉट टू मच। सो दिस इज योर किरचॉफ्स लॉ, डन। अब देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, दिस इज वेरी इजी। इसका कहना ये है कि अगर कोई भी बॉडी T टेम्परेचर पे है, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया A है, इसका सरफेस एरिया कितना है, इस बॉडी का सरफेस एरिया लिख लो, दिस इज A। टेम्परेचर कितना है बॉडी का, T है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी T है। तब क्वेश्चन ये है कि ये इस T टेम्परेचर पे कितना पावर जनरेट करेगा, पावर गेटिंग एमिटेड बाय द बॉडी। सो पावर गेटिंग एमिटेड बाय द बॉडी, साइंटिस्ट लोगों ने, स्टीफेंस ने ये देखा कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। बॉडी का जितना सरफेस होगा उतना ज्यादा वो पावर रेडिएट करेगा, ठीक है। एंड दिस P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4, ठीक है। And this P is also directly proportional to emissivity of the body, done. And overall this P became equal to sigma EA T to the power 4, where sigma is your what, sigma is your constant. This is called Stephen's constant. ये क्या है तुम्हारा, Stephen's constant, और इसका वैल्यू कितना होगा, 5.67, yes, into 10 to the power -8। एंड यूनिट अगर लिखोगे तो ये वॉट हो गया, वॉट डिवाइडेड बाय ये एरिया हुआ, सो मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का कितना लिखोगे, K4, डन। सो दिस इज स्टीफेंस कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर तुम्हें कोई पूछता है कि बॉडी का टेम्परेचर T है, और T क्या है, T कौन सा टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, इसको हमेशा ही केल्विन में लेना है, डन। सो अगर तुम्हें कोई दिया कि 0 डिग्री पे बॉडी है, यानी कि 273 केल्विन पे बॉडी है, उसका एरिया दिया हुआ है, उसका एमिसिविटी दिया हुआ है, तुमसे पूछेगा सिग्मा का वैल्यू बताओ। सो यू कैन इजिली से कि सिग्मा क्या हो, सॉरी पावर का वैल्यू बताओ, सिग्मा तो कांस्टेंट है। सो पावर गेटिंग जनरेटेड, दैट इज, दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी गेटिंग जनरेटेड पर यूनिट टाइम। और अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंटेंसिटी का वैल्यू बताओ, सो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम, यानी कि P बाय A अगर लिखोगे तो किसके बराबर होगा, सिग्मा E T टू द पावर 4। और ये तुम्हारा क्या है, इंटेंसिटी, यही तो है इंटेंसिटी, ठीक है। सो जैसे पूछेगा वैसे आंसर करो, ओके। नाउ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लो तुम्हारे पास एक बॉडी, कोई भी बॉडी एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। सपोज कर लो मेरे एटमॉस्फेयर का, मेरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है T0, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर है T, डन। सो बॉडी सिंस एक टेम्परेचर पे है ग्रेटर देन 0 केल्विन, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। और वो एक इन्वायरमेंट में रखा गया है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है, तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब भी करेगा,
है ना, क्योंकि इस बॉडी पे लाइट फॉल भी कर रहा होगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो उस पे एनर्जी फॉल भी कर रही होगी। तो यहाँ पे ये बॉडी एनर्जी को एमिट भी कर रहा होगा और अब्सॉर्ब भी कर रहा है। एमिट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास टेम्परेचर है। अब्सॉर्ब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जहां रखा हुआ है, जिस एटमॉस्फेयर में है, जिस सराउंडिंग में है, उस सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है। एंड बोथ टेम्परेचर्स आर अदर देन 0 केल्विन, ग्रेटर देन 0 केल्विन, सॉरी। तो एनर्जी एमिटेड अगर तुम्हें लिखना है तो क्या लिखोगे? अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। सो एनर्जी एमिटेड, कितना एनर्जी एमिट करेगा? सॉरी, पावर एमिटेड मुझे लिखना चाहिए। डन। तो पावर से ही काम करते हैं क्योंकि हमने पावर के लिए ही फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पावर एमिटेड कितना होगा? सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर T है, सो ये कितना एमिट करेगा? सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। अब देखो पावर अब्सॉर्ब, कुछ तो अब्सॉर्ब भी कर रहा होगा। डन। तो कितना अब्सॉर्ब करेगा? अब्सॉर्ब क्यों करेगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए पावर अब्सॉर्ब पे फॉर्मूला पे ध्यान देना, सिग्मा ई ए टी नॉट का पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। ए तो बॉडी का ही लेंगे क्योंकि बॉडी अब्सॉर्ब कर रहा है, सो उसके सरफेस एरिया को लेंगे। एंड सिंस ये अब्सॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे अब्सॉर्प्टिव पावर देना होगा बॉडी का, सिग्मा ए टी टू द टी नॉट का पावर 4, ठीक है। सो बॉडी गेटिंग अब्सॉर्ब, पावर अब्सॉर्ब्ड इज दिस, पावर एमिटेड इज दिस। अब देखो यहाँ पे टोटल पावर एमिटेड, कितना पावर वो एग्जैक्टली एमिट कर रहा है, ठीक है। सो इतना इमिट किया और इतना अब्सॉर्ब किया। डन। इतना पावर वो रेडिएट कर दिया और इतना वो अब्सॉर्ब किया। सो टोटल वो कितना पावर अपने पास, लाइक इसको अगर बोलो टोटल पावर गेटिंग एमिटेड, जैसे यहां से ये एमिट किया लेकिन कुछ तो खा गया भी ना, कुछ दिया और कुछ खा गया। सो कितना टोटल दिया, ऐसे सोचो टोटल कितना दिया। सो टोटल कितना दिया, इसको इससे माइनस करोगे। डन। सो सिग्मा ई ए, सॉरी, सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 माइनस ए टी नॉट का पावर 4। अभी अभी हमने देखा है कि E इज इक्वल टू ए होता है। एमिसिविटी किसके बराबर होता है? अब्सॉर्प्टिव पावर के बराबर होता है। तो अगर दोनों इक्वल होगा तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखोगे? E और A को इक्वल कर दो। सो सिग्मा A इसको लिख सकते हैं E टी टू द पावर 4 माइनस E टी नॉट का पावर 4, क्योंकि E इज इक्वल टू A है। सो यहाँ पे सिग्मा E A T का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। सो वो दिया कितना? सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 कितना ले लिया? सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4। टोटल, इन टोटल कितना दिया? सो जितना दिया और जितना लिया दोनों को माइनस कर दो तो एग्रीगेट मिल जाएगा जो कि वो एमिट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका यूज तुम्हें क्वेश्चंस करने में होगा। Now this final thing in radiation is your Newton's law of cooling. अब देखो ये बहुत हौले हौले है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। जैसे तुम्हारे पास एक चाय का कप है, टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब तुमने देखा होगा चाय क्या होगी? ठंडी होगी। तो चाय का टेम्परेचर कितना होगा? चाय का टेम्परेचर होगा तुम्हारा कुछ सम 75 डिग्री, 50 डिग्री, व्हाटएवर, 75 डिग्री, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री। सो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 50 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक। सो जिन बॉडीज, जब तुमने चाय के कप को रखा सराउंडिंग में, चाय की कप क्या होगी? ठंडी होगी इनिशियली। T2 क्या है? ग्रेटर देन T1 है। और कुछ देर के बाद चाय का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये पढ़ेंगे कि ये चाय का कप जब ठंडा हो रहा था तो कैसे ठंडा हुआ। कैसे मतलब कि उसका टेम्परेचर जो घटा उसका क्या रिलेशन था, वो किस तरह से घटा। अचानक बहुत तेजी से घटा, लीनियरली घटा, नॉन लीनियरली घटा, किस इक्वेशन से घटेगा, दैट वी विल रीड हियर, ठीक है। सो हाउ मच टाइम एंड व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग। सो कितना टाइम लगा पहले तो कूल होने में, एंड रेट ऑफ कूलिंग का मतलब dt बाई dt, यानी कि फॉल ऑफ, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर फॉल टोटल कितना हुआ? T2 माइनस T1 कितने टाइम में हुआ? T टाइम में हुआ सपोज। सो दिस इज ओवरऑल रेट ऑफ फॉल। लेकिन क्या ये
ओवरऑल रेट हर टाइम पे सेम था। अभी ग्राफ से मैं समझाती हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे डेल्टा टी अलोंग वाई एक्सिस, डेल्टा टी हमने डाल दिया, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम को डाला, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर इफ यू सी केयरफुली। जैसे अगर चाय की कप को तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, सो यू विल सी लाइक कि इसमें बहुत ज्यादा हॉट टी है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये फील होगा कि इनिशियल टाइम में ये चाय काफी जल्दी जल्दी ठंडी हो रही है, और जब इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है, उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर आने में थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा है। यानी कि इस चाय का टेम्परेचर तुम इनिशियली T0 ले लो और एटमॉस्फेयर का T ले लो, सो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T0 माइनस T। सपोज कर लो 5 मिनट के बाद इस चाय का टेम्परेचर है T0 डैश, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो सेम रहेगा T0। सो अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, T0 डैश माइनस T। कितने मिनट के बाद, 5 मिनट लेटर, ठीक है। और 5 मिनट के पहले T इक्वल टू 0 टाइम पे कितना था, T0 माइनस T। And here you can see clearly T0 minus T is greater than T0 dash minus T. So हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तब टेम्परेचर जल्दी जल्दी नीचे गिरेगा, और जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तब फॉल इन टेम्परेचर स्लोली होगा। जैसे इस ग्राफ में दिख रहा है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, इतना है, ज्यादा है। और देखो ये ग्राफ नीचे कैसे गया, इसका स्लोप काफी ज्यादा है। स्लोप को किस तरह से, झूले की तरह देखो। जैसे अगर तुम्हारा एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, कौन ज्यादा स्लोपी है, यहाँ पे तुम बैठे हो, कौन से स्लोप पे तुम बैठोगे तो जल्दी से नीचे आ जाओगे, ऑब्वियसली इस पे, ठीक है। सो अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठा है तो वो जल्दी से नीचे गिरेगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो उसको इधर स्लाइड होने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब वो उतना इजीली नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब इस ग्राफ का स्लोप, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ स्लोप ग्राफ में बढ़ेंगे उसका स्लोप घटा है। और यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होगा, कोई भी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे दिस इज डेल्टा टी वर्सेस टाइम कर्व, ठीक है। सो स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है डेल्टा टी, सो डी टी बाई डी टी, दिस इज द स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। सो जब टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज dt जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फॉल भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डेल्टा टी ज्यादा है तो स्लोप भी ग्राफ का ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब कि जब डेल्टा टी ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्लोप घट गया। ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है, इतना एंगल बनाया। सेकंड पॉइंट पे इस पॉइंट पे स्लोप को देखो, ऐसे और एंगल बन रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे हो गया, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। डन, दिस इज गेटिंग लाइक मोर टुवर्ड्स, टिल्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, है ना। सो स्लोप घट रहा है। अब आप देखो यहाँ पे स्लोप और घट गया। डन। सो जैसे जैसे हम ग्राफ के नीचे की तरफ जा रहे हैं स्लोप घट रहा है, यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर घट रहा है। और जैसे जैसे ग्राफ के नीचे जा रहे हो डेल्टा टी भी घट रहा है। कहने का मतलब कि जब डेल्टा टी कम होगा तब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, भी कम होगा। डन। सो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी क्या होता है, तुम्हारा ज्यादा होता है, ठीक है। सो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्या मतलब था, उन्होंने ये कहा कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to the temperature difference, where T is the temperature of body and T0 is the temperature of atmosphere. Okay, so this was Newton's law of cooling. Next class में we will finish it very quickly क्योंकि कुछ बचा है नहीं, Newton's law of cooling को हम cover करेंगे and उसके बाद we will start with what, KTG, that is kinetic theory of gases and thermodynamics. चलो ठीक है. Everyone take care of yourself, stay safe, stay healthy, keep enjoying, keep reading, and
Yes, keep joining to classes. Bye bye, take care.